हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखपाल की परीक्षा 2022 में जो होने वाली है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है। लेखपाल की परीक्षा में ग्रामीण विकास कार्यक्रम केंद्र के और उत्तर प्रदेश के संबंध में या उसके रेफरेंस में पूछे जाने हैं, जिससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज कि ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधान के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने वाली व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई। देखिए, जो केंद्र किसी योजना को लागू करता है तो उस योजना के लिए जो पैसा वो आवंटित करता है या उसके नाम पर देता है वो पहले कई लेवल से होती हुई गांव प्रधान पर पहुंचती थी। लेकिन अब ग्राम प्रधानों के नाम से जो संचालित खाते होते हैं हर ग्राम प्रधान के नाम से, उसमें सीधे आ जाती है। तो केंद्र वहां से सीधे उसी खाते में जाएगी। केंद्र से मतलब है केंद्र सरकार या जो भी उसका मतलब तरीका रहता है डालने का। तो ये कौन सी योजना में था? ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना या फिर मनरेगा। तो देखिए, इस तरह की जो स्कीम थी जिसमें सबसे पहले ऐसा किया गया वो थी जवाहर रोजगार योजना। यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। और जवाहर रोजगार योजना का जो प्रारंभ था, जो शुरुआत हुई इस योजना की, वो हुई 1 अप्रैल। ये भी आपको याद रखना है। योजनाओं की जो भी डेट्स हैं वो कौन सी योजना किस तारीख को लागू हुई, ये आपको ज़रूर याद रखना है। 1989। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहर रोजगार योजना। और जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को लॉन्च की गई। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1950 में, 1976 में, 1986 में, या अभी नहीं बना है? तो देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण एक ही बात है। संरक्षण भी इसके लिए वर्ड आता है और ज़्यादातर संरक्षण ही आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये वैसे तो सभी लोगों को ज़्यादातर मालूम होगा। 1986 में ये बन गया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कि ये जो है 1986 में बना है पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। इसके अलावा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इससे संबंधित और भी कुछ तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप सुन लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। देखिए, तो सबसे पहली बात तो हो गई कि 86 में बना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये कब लागू हुआ। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 253 है, समझ लो, अनुच्छेद या आर्टिकल 253 है, उसके तहत 19 नवंबर सन 1986 को ये लागू हुआ पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। ये भी आपको याद रखना है। यानी अगर पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो जवाब है 253। ठीक है, और ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम का उद्देश्य था, ये आपको याद रखना है, लिख लीजिए इसको, कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो सम्मेलन था उसके निर्णयों को लागू करना, इस सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा और इसके बारे में याद रख लीजिए कि ये मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार, मानव के लिए जो खतरे हैं उनके बारे में या उनकी रोकथाम के लिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं और जो पौधे हैं उन सभी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अधिनियम पूछे जाते हैं जो आप याद कर लीजिए। सबसे पहले है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम, ये अधिनियम लिख लीजिए इसके आगे, ये बना 1972 में, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एक आता है, पशु क्रूरता, यानी जो पशु हैं उनके साथ दयापूर्वक व्यवहार कीजिए, उन पर क्रूर न होइए। क्रूरता निवारण, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है एक, ये आता है 1960 में। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, जैव विविधता, ये लिखते रहिए आप, जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता जो अधिनियम है वो 2002 में आया। सबसे इन सब में जितने भी हैं इनमें सबसे बाद में यही आया है। इसके अलावा पुनर्वनी, मतलब यानी जो आपका प्लास्टिक है रिसाइकिल करने के लिए और प्लास्टिक निर्माण के और उपयोग में लाने के लिए जो अधिनियम है वो 1999 में आया। प्लास्टिक से रिलेटेड है, प्लास्टिक पे याद रख लीजिए आप बस। इसका जो है रिसाइकिल प्लास्टिक और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, उसका जो नियम आया वो 1999 में आया। और एक है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, ये 2016 में आया। देखिए अपशिष्ट प्रबंधन जो है ये लगातार आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉपिक के रूप में शामिल किया जा रहा है, इसलिए ये आ सकता है। तो आप लिख लीजिए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम सन 2016 में आया है। ये सारी बातें थी, ये आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसके बाद अगला हो गया, देखिए जो क्वेश्चन में लेकर आए हैं हम और जो उसका हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं वो तो उसका आंसर है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसके अलावा उससे कई गुना क्वेश्चन और आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और पेंसिल और कॉपी लेकर बैठिए और जो भी बात आपको नोट करने लायक लगे उसको लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गाँवों में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, भूमि कटाव, लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि, पशुओं के जलाशयों में नहाने से, मानव अपशिष्ट एवं वहित मल द्वारा। तो देखिए सीधी सी बात है कि पूछ रहा है जल प्रदूषण। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जो जल से दूर दूर तक संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी ठीक है, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि जो निकलती है उसका जल प्रदूषण से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, यानी भूमि जानते हैं आप, ये जिसका पृथ्वी है उसकी पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम खेती करते हैं, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग और इनके अपघटित अवशेषों से, उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय उपद्रव्यों के भूमि में निकासी से, कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से, या उपयोग सभी से। देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पे हम खेती कर पाते हैं वो भूमि होती है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर रासायनिक फसलों के लिए अलग अलग रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे और बुरी तरीके से ज़मीन में फैला देंगे तो भी वो गंदी होगी। ठीक है, और उद्योग धंधों मतलब उद्योग जो इंडस्ट्री से ठोस या जलीय जो भी अवशेष उनका निकलता है जो ख़तरनाक होता है वो भूमि पर चला जाता है, उसकी निकासी होती है, उससे भी भूमि गंदी होती है। और कूड़ा करकट और ये टॉयलेट्स वगैरह इधर उधर जो उल्टी सीधी जगह डाल देते हैं, इन सब से भी गंदगी होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है डी। ये सभी कारण हैं जिससे भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है आज का कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ। तो देखिए राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ 1967 में। ठीक है, इसी से मिलती जुलती एक समिति और आती है, या कहना चाहिए इसकी पूर्ववर्ती है वो समिति, उसको भी आप याद रखिए, भावात्मक एकता समिति। भावनात्मक एकता समिति, भावनात्मक एकता समिति का गठन कब हुआ? 1961 में। ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता समिति आए तो 1967 और भावनात्मक एकता समिति 1961। ये जो भावनात्मक एकता समिति है ये राष्ट्रीय एकता समिति की पूर्ववर्ती है। पहले गठन इसका हुआ, इसी को आगे चलकर फिर इसका गठन किया गया। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना। देखिए, हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक तो सब बच्चों को रट चुका होगा, इतने सारे एग्जाम दिए होंगे और उसमें इतनी बार इसको पढ़ा होगा। तो देखिए, हरित क्रांति के बारे में पहले और जान लीजिए आप कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, तो वो 1966 और 67 में हुई। ठीक है, ये भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसको प्रारंभ करने का श्रेय, देखिए अगर संपूर्ण विश्व में आए तो इसको प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग नॉर्मन बोरलॉग कब होंगे, तब वो संपूर्ण विश्व के रूप में इस क्वेश्चन को पूछे। ठीक है, पूरे विश्व के सापेक्ष। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की जो फसलें हैं उनका विकास हरित क्रांति के द्वारा हुआ। और हरित क्रांति का अभिप्राय देश के जो सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरित क्रांति का अभिप्राय, तो उसमें है सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र, उससे अधिक जो उसमें संकर और बौने बीज पड़ते हैं उनका प्रयोग किया जाए और फसल को अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया है कि आधार बना इसमें से कौन सा, तो देखिए कि सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ये दोनों ही जो हैं इसके आधार बने। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके लिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। हाँ, इसमें एक बार और रिपीट कर लीजिए कि हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में हुई। विश्व में इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में इसको जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को। जो गेहूँ, चावल, बाजरा और मक्का, ये 4 फसलें ऐसी थीं जिनको हरित क्रांति से शाब्दिक लाभ हुआ या उनके उत्पादन में शाब्दिक वृद्धि देखी गई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। घटक नहीं है मतलब कौन सा हरित क्रांति के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग ये है, उन्नत सिंचाई की व्यवस्था ये भी है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये भी है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, तो ये सारे के सारे घटक हैं, ये सारे के ही सारे जो हैं वो घटक हैं हरित क्रांति के। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम हैं। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। देखिए, 5 अन्य संगठक, अगर आपको इसका आंसर ना भी मालूम हो तो भी आप इस एकीकृत शब्द के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगा सकते हैं। जब आप एकीकृत कोर्स या इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, बीए प्लस बीएड, बीटेक प्लस एमटेक, यानी 2 या 2 से 3 चीज़ों को जोड़कर वो चीज़ बनती है। यहाँ पे 5 संगठक हैं, तो ये तो अपने आप में इंडिविजुअल हैं सारे के सारे। तो अगर आपको कोई भी जवाब ना मालूम हो तो भी आप कॉमन सेंस से आइडिया से लगा सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। इसके बाद है कि भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो देखिए, इसका आंसर तो है विनोबा भावे जी, पहला ऑप्शन नंबर ए ठीक है। लेकिन भूदान क्या था, तो भूदान एक स्वैच्छिक भूमि सुधार कार्यक्रम था, ये आपको याद रखना है। और संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में इसकी शुरुआत हुई, ये भी आपको याद रखना है। ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार कार्यक्रम था। और जो विनोबा भावे थे वो ये चाहते थे कि भूमि का जो पुनर्वितरण है वो सिर्फ सरकारी कानूनों के ज़रिए ही नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। इसके बाद अगला है कि गांवों में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हों में
ईंधन के उत्पन्न ऊष्मा लगभग बेकार चला जाता है। यानी जब आप गांवों पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पर लकड़ियां जलाते हैं या वो उपले जलाते हैं, जो कुछ भी जलाते हैं, तो उससे जो आग निकलती है, जो आँच निकलती है, वो इधर उधर को काफ़ी सारी बर्तन से वेस्ट हो जाती है। तो कितने % वो वेस्ट होती है? तो यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पूरे 70% ऊष्मा जो है ख़राब हो जाती है। यानी कि जितनी आपने लकड़ियाँ चलाई हैं तो उसके 30% ही आपके खाना बनने में इस्तेमाल हुई हैं, बाकी 70% तो इधर उधर को निकल गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि गांवों में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल यानी मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु खाली जगह जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन तो ये बहुत नॉर्मल सा है, बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये हमारे गांवों की एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण चलाया जा रहा है, उसका जो मेन पर्पज़ है या मुख्य उद्देश्य है, वो भी यही है कि खुले में शौच रहित भारत का निर्माण। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो गांव है जहाँ पर शौचालय प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर अगर जाना है तो कहाँ जाना चाहिए टॉयलेट के लिए? सुबह को गांवों से दूर जाना चाहिए या महात्मा गांधी के अनुसार टॉयलेट करने के बाद गड्ढा खोदकर उसमें ढक देना चाहिए? उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। यानी या तो अपनी आबादी से दूर चले जाओ या फिर जहाँ कहीं गांव में किया जा रहा है ऐसा काम, टॉयलेट वगैरह, तो उसे ढक दिया जाए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं और दुर्गंध तो वातावरण में रहती ही है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है कि गांवों के कुओं का पानी मनुष्य की क्रियाकलापों से दूषित हो जाता है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? तो देखिए कुओं में यदा कदा पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कुओं में गंदी बाल्टियां ना डाला जाए, ये भी सही बात है। गांवों में पनघट के चारों तरफ गंदा नहीं करना चाहिए, ये भी सही बात है। देखिए अब से 25-30 साल पहले तक गांवों में कुओं से ही पानी पिया जाता था। अब कुओं की तादाद काफ़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी इंटीरियर में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी कुएं ही पीने के पानी का मुख्य स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है। ये सभी बातें की जा सकती हैं जिससे कि वो पानी गंदा ना हो। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? ठीक है। क्वेश्चन है अधिक अन्न उपजाओ, दूसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम या सभी। तो देखिए ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और साथ ही साथ जो ये योजना थी ये हैरल्ड डोमर मॉडल पर, हैरल्ड डोमर का जो वृद्धि मॉडल है उस पर आधारित थी। ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर थी? तो वो हैरल्ड डोमर मॉडल पर थी और 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई और इसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई। और ये जितनी भी योजनाएं हैं, अधिक अन्न उपजाओ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये सभी की सब 1951 से 1956 के बीच ही लॉन्च हुई हैं। ठीक है। इनमें क्रमवार सन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या इनका क्रम था, किस किस सन में अधिक अन्न उपजाओ आया, किस सन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया या किस सन में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आया। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन डी है ये सही है। ये तीनों ही योजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रारंभ की गई। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य क्या है? उचित भाव विकास, अच्छी आदत का विकास, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो स्वास्थ्य निर्देशन है उसमें दोनों ही शामिल हैं, जो उचित भाव का विकास यानी सही जो है उसको सोच समझ कर करना और अच्छी आदतों का विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि। स्वास्थ्य सप्ताह,
क्रमबद्धता, दोनों या कोई नहीं। देखिए गांवों में आपने देखे हैं स्वास्थ्य सप्ताह लगते हैं, जहां पर स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो आशा है या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो भी कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, वो तरीके बताते हैं जिनसे स्वच्छता के, जिनको फॉलो करने से आप बीमार ना पड़ें। और क्रमबद्धता तो ज़रूरी है, सफाई या जो भी बीमारी से बचने के उपाय हैं उन सब में क्रमबद्धता होनी चाहिए, तभी जो है स्वस्थ व्यक्ति रह सकता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की दोनों विधियां हैं, स्वास्थ्य सप्ताह और क्रमबद्धता। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद अगले पे आ जाइए कि जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या, खाली जगह जो है इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? आंतरिक पर्यावरण की है, बाहरी पर्यावरण की है, आंतरिक और बाहरी दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए जो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या फिर भूमि प्रदूषण हो, ये सारी की सारी जो है ये आपके बाहरी पर्यावरण की समस्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा बाहरी, यानी बाह्य। इसके बाद अगला है कि निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विवाद रहित ग्राम से, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से, मलमूत्र, ठोस अर्धठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जो निर्मल ग्राम योजना है वो स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु है, सही है। जो स्वच्छता है गांवों को स्वच्छ रखने के लिए निर्मल ग्राम योजना का जो है वो प्रारंभ किया गया या इसकी शुरुआत की गई। तो यहाँ पर जो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर है वो मलमूत्र, ठोस एवं अर्धठोस कचरे का स्वच्छ निस्तारण, ठीक है, इसका संबंध है। आपको किसी भी योजना का उद्देश्य अगर मालूम हो तो आपने अगर उसको पूरा भी ना पढ़ा हो, सिर्फ उद्देश्य याद कर लें, तो आप ऑप्शंस को देखकर सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ रखना या गांवों में स्वच्छता को बढ़ाना। इसीलिए जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर या टीवी में सुना हो। तो अगर आपको स्वच्छता के बारे में पता है तो ऑप्शन पढ़ते ही आप बता देंगे स्वच्छता से संबंधित ऑप्शन सी है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में जब आप देने जाते हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ दिमाग को हाजिर रखना, स्मार्टली जवाब देना, कि अगर तुक्का भी लगा रहे हो तो वो ऐसे लगाया जाए कि 90% चांस हो कि वो सही हो। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला आ जाता है भाई नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP की शुरुआत कब की गई? तो देखिए जो ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई 14 नवंबर सन 2004 को। 14 नवंबर सन 2004 को। देखिए जो भारत के 150 सबसे पिछड़े हुए ज़िले थे, भारत के 150 सबसे अधिक पिछड़े हुए ज़िलों में भारत सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई कि जिन्हें जो था मजदूरी की जगह उन्हें भोजन या मतलब दे दिया, इतना दे दिया जाता था कि वो खाना खा लें। ठीक है, तो ये जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है तो ये 14 नवंबर 2004 को लागू हुई। इसके बाद अगला आ जाता है आपका ज़िला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य क्या है? देखिए जो ज़िला ग्राम विकास अधिकरण है ये गांव के विकास से रिलेटेड है और इसमें गांव के विकास से संबंधित सारे ही कार्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़िला ग्राम में विकास जो योजनाएं बनाना है ग्राम विकास की, वो शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों में आवंटन सही प्रकार से किया जाए ये, और विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला हो जाता है कि देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो देखिए ये शुरू की गई थी आपकी दिसंबर 2000 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पर है दिसंबर 2000। ठीक है,
दिसंबर 2000 में शुरू की गई और ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आती है और सेक्टर इसका जो है रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने ये लागू करी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। लागू कब की गई, दिसंबर 2000 में। ठीक है, तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर हम अगले प्रैक्टिस सेट में देंगे। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिख के भेजना है कि वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है, दमा हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, मलेरिया या दमा, क्षय रोग, तपेदिक, तीनों। इन चारों ऑप्शंस में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे वो आंसर चयन कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसका जवाब हम अगले अपने प्रैक्टिस सेट में देंगे। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।